Hello everyone. This is our syllabus proposed by Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya (RGPV). And before starting with the details of our syllabus, let me take an overview. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, which is having the subject code called CS 501 Theory of Computation. Now the very first point that comes in front of us is कोर्स ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस जो RGPV ने प्रपोज़ किया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रपोज़ किया है इस सेमेस्टर के लिए, उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आ रही है दैट इज़ वी कैन सी हियर द कोर्स ऑब्जेक्टिव. यानी कि जब हम इस कोर्स को पढ़ें, जब भी हम किसी कोर्स को स्टार्ट करते हैं हमारे करिकुलम में, तो जो है हमारे लिए कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. यानी कि जब हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटेबिलिटी, decidability and complexity through problem solving. Now what this point says, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें तीन टर्म्स का यूज़ किया गया है, कंप्यूटेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटेबिलिटी, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेबिलिटी. एज वी कैन सी हियर दिस वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स कॉल्ड कंप्यूटेशन and its ability. That means whenever we are talking about the computational ability of any kind of machine or any kind of computer or any kind of algorithm, this is what we call the computability. That means जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप जो है इस चीज़ को डिटेल में समझ पाएंगे कि किसी भी मशीन की कंप्यूटेबिलिटी यानी कि उसकी कंप्यूटेशनल पावर, उसकी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी और उसकी लिमिटेशंस क्या है. क्योंकि हर मशीन हर टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकती, हर टास्क को सॉल्व नहीं कर सकती. हर एक मशीन या जो हम मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है. वैसे ही अगर हम बात करें डिसाइडेबिलिटी की, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसाइडेबिलिटी. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ये टर्म जो है बहुत अब आपके सामने कई बार आने वाला है, क्योंकि डिसाइडेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है डिसाइडेबल, दैट मीन्स whenever we have a generic solution for a particular problem. If we have a generic solution for a particular problem and we have assured about the solution of that problem, so we can say that this problem is decidable, otherwise that problem is undecidable. So जब भी हम कोई एल्गोरिदम, जैसे कि आपने कई बार डेटा स्ट्रक्चर में, एडर में आप लोगों ने एल्गोरिदम्स को स्टडी किया होगा, और उन एल्गोरिदम्स में जब हम बात करते हैं सर्चिंग की एल्गोरिदम की, सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स की, तो दीज एल्गोरिदम्स आर डिसाइडेबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. वाई? बिकॉज जब भी हम सॉर्टिंग की बात करते हैं, कोई भी सॉर्टिंग की एल्गोरिदम हो, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट हो, बबल सॉर्ट हो, सिलेक्शन सॉर्ट हो, मर्ज सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, रेडिक्स सॉर्ट हो, सर्चिंग की कोई सी भी एल्गोरिदम हो, चाहे वो लीनियर सर्च हो, बाइनरी सर्च हो, ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड्स हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करने के लिए हम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, प्रिम्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं डिसाइडेबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वी हैव अ जेनेरिक सॉल्यूशन. दैट मीन्स अगर हम सॉर्टिंग की एल्गोरिदम की बात करें, सो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में जब भी हम इंटीजर वैल्यूज़ देते हैं, सो उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि यही पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यूज होंगी तो ही वो सॉल्व करेगी, नहीं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी. दैट मीन्स वी हैव अ जेनेरिक सॉल्यूशन. व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम इज नथिंग बट इट इज द जेनेरिक सॉल्यूशन और द स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नाउ ये था डिसाइडेबिलिटी का मतलब. देन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, सो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, जैसे कि हम जब भी कोई एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, एल्गोरिदम्स को हम डिज़ाइन करते हैं, सो मान लीजिए मैंने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है और किसी और ने भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया फॉर द सेम टास्क. अब आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है, कौन सी एल्गोरिदम है जिसमें एफर्ट्स कम लगेंगे लेकिन आपको आउटपुट जो है बहुत ही एफिशिएंट मैनर में मिलेगा. सो वी हैव अ क्राइटेरिया, वी मस्ट डिसाइड टू कंपेयर दीज एल्गोरिदम्स ऑन द बेसिस ऑफ some points, and these points or these criteria is nothing but the complexity of this algorithm, which defines the difficulty to solve a problem. ओके, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़, जब हम एल्गोरिदम के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. एक होती है टाइम और एक स्पेस. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी एल्गोरिदम को इवैल्यूएशन की बात करते हैं, उसके एफिशिएंसी को जज करने की बात करते हैं, तो हम हमेशा उसको टाइम या स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हम जब सब्जेक्ट को जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम इन तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझ पाएंगे विद रेस्पेक्ट टू अ कंप्यूटेशनल मशीन और एन
ऑटोमेटा। देन दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है टू एनालाइज एंड डिज़ाइन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन एंड द स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस। एक्चुअल में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है उसकी 3 मेजर ब्रांचेस हैं जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये समझे कि किसी भी मशीन की मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए, उसको समझने के लिए हम उसका एक डिज़ाइन या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में आपको उन्हीं डिज़ाइंस और उन्हीं मॉडल्स को स्टडी करना है रिगार्डिंग द कंप्यूटेशनल मशीन्स। ओके, और दूसरा जो उन मशीन्स के थ्रू जिन स्ट्रिंग्स को हम रिकग्नाइज करेंगे, उन स्ट्रिंग्स के सेट को हम बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। जैसे जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, आपने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, आप पाइथन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो दीज ऑल लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज द फॉर्मल लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। लेकिन यहाँ हम इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पर लैंग्वेजेस को स्टडी नहीं करेंगे, हम उनके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है इस पूरे सिलेबस में स्टडी करेंगे। नाउ द अदर पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड एंड कंडक्ट मैथमेटिकल प्रूफ्स फॉर कंप्यूटेशन एंड एल्गोरिदम्स। ये जितने भी एल्गोरिदम्स, जितने भी कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो हम बात कर रहे हैं, इन सब कंप्यूटेशनल मॉडल्स के प्रूफ्स, उनके बारे में भी हमारे पास कुछ यहाँ डेरिवेशंस हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इन कंप्यूटेशनल मॉडल्स और एल्गोरिथम्स के करस्पॉन्डिंग सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे आर्डेंस थ्योरम है, पंपिंग लेमा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करेंगे इन एल्गोरिदम्स और इन कंप्यूटेशनल मॉडल्स के मैथमेटिकल प्रूफ्स के बारे में। ये आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव है। जब हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो हम किसी भी मशीन, किसी भी एल्गोरिदम की एनालिसिस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाएंगे, उसको मॉडल्ड कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये कोर है सब्जेक्ट का। देन नेक्स्ट इज यू कैन सी विद द फर्स्ट यूनिट। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर। अगर हम फर्स्ट यूनिट को देखें, सो वी कैन सी हियर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है ऑटोमेटा थ्योरी का। ऑटोमेटा थ्योरी इज नथिंग बट इट इज़ द स्टडी, और वी कैन से इट इज़ द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स रिगार्डिंग एनी मशीन और एन एल्गोरिदम, स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। और एंड देन आप देख सकते हैं इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटा मशीन्स के बारे में बताया। ऑटोमेटा एक टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड है, जो कि मशीन के एस्पेक्ट में ही यूज़ किया जाता है। इसी से शब्द निकला है ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक। आप कभी भी किसी मशीन को देखेंगे तो आप कहते हैं दिस मशीन इज ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, है ना। सो ऑटोमेटा रिप्रेजेंट्स, और वी कैन से इट इज इंटरचेंजेबल इन दिस सब्जेक्ट, स्पेशली इट इज़ इंटरचेंजेबल विद द मशीन्स। यानी कि जब हम मशीन की बात करेंगे तो ऑटोमेटा मतलब मशीन। मशीन क्या होती है? मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन इज़ नथिंग बट इट इज़, अगर मैं जनरलाइज में कोई टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मशीन को अगर हम जनरलाइज वे में डिफाइन करें, सो मशीन इज़ एन एंटिटी इन विच वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ इनपुट टू दिस ऑब्जेक्ट एंड it will process that input and generate the expected output, okay, corresponding to the input value. So this is what we call the machine. और यहाँ पर उन्हीं machines के mathematical model की हम बात करेंगे जिसमें हम कुछ input देंगे, वो उसको process करेगा और उस model के through हमें कुछ output मिलेगा। अब जो ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर हम different types of models की बात करेंगे, उन models में एक होता है आपका finite automata which is used as a language acceptor and translator in the कंपाइलर। ओके, ऐसा कंपाइलर, जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सो कंपाइलर का एक फेज़ होता है जो सबसे इनिशियल फेज़ होता है जो टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है। टोकन्स मीन्स जो भी हम अपने प्रोग्राम में टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कीवर्ड्स हो, आइडेंटिफायर्स हो, फंक्शन नेम्स हो, जितनी भी चीज़ें हम स्पेसिफाई करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हो, दे ऑल आर टोकन्स, वी नो दैट वेरी वेल। सो इनको रिकॉग्नाइज करने का काम जो है वो कौन करता है? वो लेक्सिकल एनालाइजर करता है, जो कि एक तरह का कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटास, और इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टर एंड ट्रांसलेटर। नाउ मूरे मशीन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आती हैं जो है, अगर हम बात करें फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर, एक होती है मुरे मशीन और एक होती है मिले मशीन। तो ये दो टाइप्स ऑफ मशीन है, और ये इसके बाद आती है कंपोजिट मशीन। जब हम इनकी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते हैं, देन कन्वर्जन फ्रॉम मिले टू मुरे मशीन एंड वाइस वर्सा। किस तरह से हम एक मिले मशीन के रिप्रेजेंटेशन को मुरे में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से मुरे टू मिले मशीन में चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट यूनिट का ओवरव्यू होगा, जिसके अंदर हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है, इट इज़ ऑल अबाउट दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में सबसे बेसिक चीज़ आती है, वो होती है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और यहाँ पर हम डिटर्मिनिस्टिक एज वेल एज इट्स काउंटर पार्ट, और वी कैन से द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा की बात करेंगे, यानी कि DFA और NFA की बात करेंगे इसके बाद। और इनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये किस तरह से टोकन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको देखेंगे। हम इनको डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन NFA और DFA जो है वो एक्चुअल
में इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि हर डीएफए के इक्विवेलेंट एक एनडीएफए होता है या एनएफए होता है, और हर एनएफए के करस्पॉन्डिंग एक डीएफए पॉसिबल होता है। सो उनके कन्वर्जन्स भी होंगे, सो उन कन्वर्जन्स को हम देखेंगे। देन मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा मशीन्स, जो भी हम ऑटोमेटाज बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मिनिमाइज्ड हो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में हो, सो हमें उसको मिनिमाइज भी करना होता है। फिर उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस आएंगे जो कि लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एक रिप्रेजेंटेशन होता है, हम उसको भी देखेंगे। देन आर्डेंस थ्योरम, और फिर आएगी आपकी मीनिंग ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज, कॉल्ड यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर प्रॉपर्टीज, चाहे वो क्लीन क्लोजर हो, स्टार क्लोजर हो, पॉजिटिव क्लोजर हो, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम रिगार्डिंग रेगुलर लैंग्वेज हम उसको स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटास, ओके। देन द थर्ड यूनिट इज रिगार्डिंग दी ग्रामर्स। आपने देखा होगा जब भी हम फॉर लूप लिखते हैं और फॉर लूप में अगर हम ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दें और उसको क्लोज ना करें, सो हाउ अ कंपाइलर विल आइडेंटिफाई कि आपने ब्रैकेट ओपन तो किया लेकिन क्लोज नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं कंपाइलर में उसको इंस्ट्रक्शंस जो है इंप्लीमेंट करके दिए गए हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस किसकी हेल्प से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। इसीलिए हम ध्यान रखिएगा जब भी हम कंपाइलर के अंदर सिंटैक्स की एक टर्म यूज़ करते हैं, सिंटैक्स, सिंटैक्स इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आपको बताया गया है कि आपको अगर इस पर्टिकुलर टर्म को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है, आपको वैसे यूज़ करना है। ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि प्रोटोकॉल्स, आपको फॉलो अप करना है उसे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। सो ऐसे ही जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, हर फॉर्मल लैंग्वेज के लिए एक स्पेसिफिक ग्रामर होती है। यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के बारे में बताया गया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में बताया गया है, और रेगुलर ग्रामर के बारे में बताया गया है। उसके बाद इनके डेरिवेशन ट्रीज की बात हम करेंगे। फिर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी मैंने आपसे ऊपर बोला था, डिसाइडेबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ऐसी है जो कि अनडिसाइडेबल है, जिस पर आज भी रिसर्च हो रहा है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्यों है, ओके। देन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन कन्वर्जन ऑफ ग्रामर टू ऑटोमेटा मशीन, किस तरह से हम एक ऑटोमेटा मशीन से ग्रामर और ग्रामर से ऑटोमेटा मशीन यानी कि ऑटोमेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड देन Chomsky hierarchy for the grammars, then killing the null and unit production. This is what we call the simplification of context free grammar. ये जो आप दो टर्म्स देख रहे हैं, killing null and unit productions, ये सारे के सारे जो हैं ये आते हैं सिंप्लीफिकेशन, किसी ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके बाद ग्रामर के दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस, एक होता है CNF जिसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, दूसरा है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म जिसको हम GNF बोलते हैं। इन पर प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें। इसके बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसमें हम PDA की बात करेंगे। PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। PDA कैसे डिज़ाइन किया जाता है, PDA के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर और दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, ओके। सो हम इनको भी डिज़ाइन करेंगे, इनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हालांकि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में बात करें तो एज़ कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, PDAs जो है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इनकी जो एक्सप्रेसिव पावर है वो सिमिलर नहीं होती है। मतलब हर डिटर्मिनिस्टिक PDA के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो एग्जिस्ट करेगा, बट हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA के लिए एक डिटर्मिनिस्टिक PDA जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, okay। So that means the expressive power of NPDA is greater than the expressive power of DPDA. Now the conversion of PDA to context free grammar and context free grammar to PDA, हम उसकी बात करेंगे इस यूनिट में। Then context free grammar equivalent to PDA। सो ये कन्वर्जेंस है कि एक PDA के इक्विवेलेंट हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाएंगे और फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हम PDAs को कैसे डिज़ाइन किया जाता है हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका फाइनली अ पेटेंटेड मॉडल विच इज़ रेलेवेंट टू द PDA एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। ये जो आप 4 यूनिट्स देख रहे हैं, ये 4 यूनिट जो हैं ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर जो 3 बेसिक ब्रांचेस हैं, एक है आपका ऑटोमेटा थ्योरी और फॉर्मल लैंग्वेजेस, दूसरा है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो ये जो 4 यूनिट हैं स्टार्टिंग की, ये चारों की चारों सिर्फ एक पॉइंट में कवर होती हैं, वो है ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेज। मतलब इन चारों यूनिट्स में जितना कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मल लैंग्वेजेस और ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर आता है। आपकी जो लास्ट की यूनिट है ये आपकी दी गई है उन दो फील्ड्स के लिए जो कि कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी कहलाती है और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी कहलाती है। जैसा कि आपने देखा था, हमने कोर्स ऑब्जेक्टिव में देखा 3 टर्म्स को यूज़ किया था, कंप्यूटेबिलिटी,
कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ऑटोमेटा थ्योरी। ओके, सो ये जो आपकी लास्ट यूनिट है, इट इज़ ऑल अबाउट द ट्यूरिंग मशीन। हम कह सकते हैं द हाईएस्ट एक्सप्रेसिव पावर रिगार्डिंग ऑल ऑफ द ऑटोमेटाज एंड मशीन्स, ये आती है आपकी ट्यूरिंग मशीन, जिसकी एक्सप्रेसिव पावर जितने भी ऑटोमेटाज होते हैं, जितने भी मशीन्स हम डिज़ाइन करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल्स हम डिज़ाइन करेंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जो एक्सप्रेसिव पावर है ट्यूरिंग मशीन की, इसीलिए एक टर्म यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। ओके, सो आपका जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर भी एक तरह की एक ट्यूरिंग मशीन कंसिडर की जाती है। और एक किस तरह की ट्यूरिंग मशीन कंसिडर की जाती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब ना जो ट्यूरिंग मशीन हम डिज़ाइन करते हैं, उस ट्यूरिंग मशीन के काफ़ी सारे वेरिएशंस बताए गए हैं। जैसे वी कैन यूज़ मल्टी टेप्स, वी कैन गो फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ हेड्स। ये इसके जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको, कि ट्यूरिंग मशीन में जब हम इनपुट्स को रीड करते हैं तो वो टेप में होती है, रीड करने के लिए एक हेड होता है। सो हम एक से ज़्यादा हेड यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेप यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। मतलब वी कैन रीड द इनपुट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, और वी कैन गो फॉर द राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन ऑल्सो। सो इनमें वेरिएशंस हम ला सकते हैं, जिससे हम कैपेबिलिटी ऑफ दैट मशीन हम कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। हम ट्यूरिंग मशीन्स को भी डिज़ाइन करेंगे। देन इसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी पर। आपने एडर में भी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर जब भी हम एल्गोरिदम को बात करते हैं, तो लास्ट यूनिट में आई थिंक आप लोगों के सिलेबस में रहा होगा पी क्लास प्रॉब्लम एंड एनपी क्लास प्रॉब्लम्स। ऑल दोज प्रॉब्लम्स और एन एल्गोरिदम जिसका रनिंग टाइम अगर पॉलिनोमियल टाइम में आ रहा है, तो उस कैटेगरी ऑफ उस प्रॉब्लम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पी क्लास प्रॉब्लम। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल टाइम। ओके, सो जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं जिनका रनिंग टाइम, यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम उस एल्गोरिदम को रन करेंगे और उसमें रन टाइम पर हम डेटा देंगे और उससे जो हमें आउटपुट जनरेट होगा, उसका जो रनिंग टाइम रहेगा, वो अगर पॉलिनोमियल टाइम में आ रहा है, जैसे एन स्क्वायर आप कहते हैं, बिग ओ ऑफ लॉग टू द बेस 2n बाइनरी सर्च, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये आती हैं पी क्लास में। ऐसी एल्गोरिदम्स जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, अगर आप लोगों ने सुना हो, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर एक सेल्समैन होता है जिसको कई सारी सिटीज़ दी जाती हैं, उनको उन सारी सिटीज़ को कवर अप करना होता है। चाहे अब पैरामीटर हो सकता है, एक तरह का ग्रीडी अप्रोच है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी सिटीज़ को कवर करना है और हर सिटी को आपको एक बार ही कवर करना है। दूसरा, सिटी को कवर करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैरामीटर हो सकता है आपको दिया गया हो, कम से कम समय में आपको सारी सिटीज़ विजिट करना है। पैरामीटर ये भी हो सकता है कि कम से कम टाइम में आपको कम से कम डिस्टेंस कवर करके आपको जो है इन सारी सिटीज़ को कवर करना है। सो ये जो पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पर हम ये इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअल में नोड कवर प्रॉब्लम की तरह होता है, जिसमें हमें ये सिटीज़ को हम नोड्स मान लें और इन सिटीज़ को हमें कवर अप करना है, एक्सेस करना है, हर जगह पहुंचना है। ओके, सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स कहलाती हैं नॉन पॉलिनोमियल टाइम, क्योंकि रन टाइम पर इनका जो बिहेवियर होगा वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर का होगा। इसीलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम अगर रनिंग टाइम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का निकलता है या किसी एल्गोरिदम का निकलता है, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं, किस क्लास ऑफ प्रॉब्लम में रखते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एनपी क्लास प्रॉब्लम्स। तो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इसके बाद जो लैंग्वेजेस, जो जिस फॉर्मल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मल लैंग्वेज को हम रिकॉग्नाइज करेंगे थ्रू द ट्यूरिंग मशीन, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। ओके, हम उसकी भी बात करेंगे। देन डिसाइडेबिलिटी को यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमने ऊपर अभी ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव में देखा था। देन डिसाइडेबल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। ट्यूरिंग मशीन से रेलेवेंट एक और इशू आता है, हॉल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज तो करेगी स्ट्रिंग्स को, लेकिन वो हॉल्ट करेगी, हॉल्ट मतलब रुकेगी या नहीं, ठीक है, या कंटिन्यूसली चलती रहेगी। सो ये हॉल्ट प्रॉब्लम कहलाती है। इसके बाद पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एनपी क्लास ऑफ प्रॉब्लम, और वी कैन से एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। सो ये आपका सिलेबस है, जिसमें जो लास्ट यूनिट है, इट इज़ रेलेवेंट टू दी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। Okay, then the reference books which is recommended by the university. Okay, so very first book which is mentioned over here is Introduction of Automata Theory, Language Computation. इसके लिए जो राइटर्स हैं आप देख सकते हैं, हॉपक्रॉफ्ट और उलमन, जेफरी डी उलमन और हॉपक्रॉफ्ट, ये दो राइटर्स हैं, जो कि नैरोसा पब्लिकेशन की बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, अच्छी बुक है। पहले ही नंबर पर आपके जो है रिकमेंडेड बुक्स में दी हुई है। देन एलिमेंट ऑफ द थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये भी एक अच्छी बुक है। इसके अलावा चंद्रशेखर, ये इंडियन राइटर्स हैं, चंद्रशेखर एंड मिश्रा, PHI पब्लिकेशन की है। इस बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं,
क्योंकि इंडियन राइटर हैं तो लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी। देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वुड हार्पर और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग थ्योरी डैनियल आई कोहेन। इनमें से एक बुक और है जो मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस के लिए बहुत अच्छी बुक है, मानी जाती है। जॉन सी मार्टिन की बुक आती है TMH पब्लिकेशन की, आप चाहें तो उस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। नाउ इसके बाद कोर्स आउटकम्स, ये तो अब स्टार्टिंग में हमने देखा कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे 5 यूनिट में सिलेबस में क्या दिया गया है, हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमें क्या व्हाट वी आर गेटिंग विद दिस सिलेबस। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कोर्स आउटकम। ये एक्सपेक्टेड है और आप ये सीखेंगे। सो एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्विचिंग, फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेजेस। किस तरह से हम ऑटोमेटा थ्योरी से लैंग्वेज और लैंग्वेज से ऑटोमेटा थ्योरी के बीच में स्विच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं आपस में, किस तरह से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सीख लेंगे। दूसरा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टू लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस से रिलेवेंट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, चाहे वो ऑटोमेटा थ्योरी से रिलेवेंट हो, कंप्यूटेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग हो या कॉम्प्लेक्सिटी के करस्पॉन्डिंग हो, हम उनको समझ पाएंगे। कंस्ट्रक्टिंग द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड चेक देयर पावर टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेजेस। किस तरह के मॉडल्स जो हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं और उनकी कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हम उसके बारे में इस सिलेबस के थ्रू समझ पाएंगे। देन एनालाइजिंग द ग्रामर एंड इट्स टाइप्स, सिंप्लीफिकेशन एंड नॉर्मल फॉर्म, जैसा कि हमने देखा था यूनिट नंबर 3 में। देन इंटरप्रेट rigorously formal mathematical methods to prove properties of languages। जितनी भी लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जनरली इनको कहा जाता है, उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम कैसे लैंग्वेज के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रूव कर पाएंगे, क्या प्रूव कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे सिलेबस से। देन डेवलप एन ओवरव्यू ऑफ हाउ ऑटोमेटा थ्योरी, लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशंस आर एप्लीकेबल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ओके, सो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में किस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इसका बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च फील्ड है जहाँ पर आज ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट जो है यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम्स, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोएनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, आप कह सकते हैं सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। ओके, सो ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पर आज भी इसको बहुत बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है, बहुत ड्रास्टिक वे में हम यूज़ कर रहे हैं इसको। देन द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर, यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रैक्टिकल जो है ऐड कर दिया है इस सब्जेक्ट के साथ। इससे पहले ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता था, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि हमें प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशंस की भी बात करेंगे। जो भी टर्मिनोलॉजीज, जो भी मशीन्स, जो मैथमेटिकल मॉडल्स हम डिज़ाइन करेंगे, उनको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि जब आप एक प्रोग्राम, जब आप किसी लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं, सो बैकग्राउंड में उसका कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो कैसे टोकन्स को रिकॉग्नाइज करती है, कैसे आइडेंटिफाई करती है कि सिंटैक्टिकली आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत है। तो उसके रेलेवेंट जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं हम देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ प्रपोज बाय द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। हम इन्हीं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे प्रोग्राम्स होंगे और ऐसे ही हम इन प्रोग्राम्स को जो है इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देन इसके भी कोर्स आउटकम्स हैं और कोर्स आउटकम्स वैसे ही हैं जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किए थे। जजिंग वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स, वी कैन कंपेयर वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स, कंस्ट्रक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ कंप्यूटिंग, जस्टिफाइंग द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स इन कंप्यूटिंग टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज, डेमोन्स्ट्रेट एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इंट्यूशन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द रिलेटेड एरियाज एंड डिस्कसिंग द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स फॉर सिंटेक्स वेरिफिकेशन। अभी मैंने आपसे कहा था सिंटेक्स वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन द नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग विथ आवर सिलेबस। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।